मिनट मैं म्यूनिख से चला और अगली सुबह जल्दी ही वियना पहुंच गया। वैसे तो मुझे वहां 6:46 पर ही पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन ट्रेन पूरा 1 घंटा लेट थी। जैसा कि मैंने ट्रेन की खिड़की से देखा और कुछ वहां की गलियों में घूमकर देखा, तो मैंने जाना कि बुडापेस्ट वाकई में एक बेहद खूबसूरत जगह थी। मैं स्टेशन से ज्यादा दूर जाने में डर रहा था, क्योंकि एक तो ट्रेन वैसे ही लेट थी और दूसरा मुझे अपनी मंजिल के लिए जितना जल्दी संभव हो सके उतनी जल्दी निकलना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम पश्चिम को छोड़कर अब पूर्व में प्रवेश कर रहे थे। डेन्यूब नदी, जो कि यहाँ पर काफी चौड़ी और गहरी थी, पर पश्चिम में फैले शानदार पुल हमको तुर्किश साम्राज्य की परंपराओं की याद दिला रहे थे। हम एकदम सही वक्त पर चले थे और सांझ ढले क्लॉन्सेबुर्ग आ गए थे। यहां मैं रात्रि विश्राम के लिए होटल रॉयल में ठहरा। डिनर में मुझको चिकन का एक लजीज व्यंजन, जिस पर लाल मिर्ची का पाउडर डाला गया था, वो दिया गया, जो कि बेहद स्वादिष्ट था परंतु तीखा था। जब मैंने वेटर से इसका नाम पूछा तो उसने बताया कि इसको चिकन मिर्ची बोला जाता है। ये यहाँ का राष्ट्रीय व्यंजन है और पूरे कारपेंथियन में ये मुझको हर जगह मिल जाएगा। मेरा जर्मन भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान यहाँ मेरे काफी काम आ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि बगैर जर्मन भाषा के ज्ञान के मेरा यहाँ क्या होता। यहाँ आने से पहले जब मैं लंदन में था, तब जब भी मुझे वक्त मिलता तो मैं ब्रिटिश म्यूजियम चला जाता था और ट्रांसिल्वेनिया से संबंधित किताबों और नक्शों को खंगालता रहता था। ये बात मेरे दिमाग में थी कि कुछ पूर्व जानकारी इस राष्ट्र के एक संभ्रांत व्यक्ति से मिलने में मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करेगी। उसने जिस जिले का नाम मुझे बताया था, वो जिला इस देश के सुदूर पूर्व में स्थित था। ये जगह यूरोप के सबसे दुर्गम हिस्से कारपेंथियन पर्वतों के बीच फैले 3 राज्यों ट्रांसिल्वेनिया, मोल्दाविया और बुकोविना की सीमाओं से लगी हुई थी। जैसा कि हमारे यहाँ हर राज्य और हर शहर का एक नक्शा होता है, इस देश का ऐसा कोई नक्शा उपलब्ध नहीं था। इसलिए मुझे ड्रैकुला के महल की कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई कि वो कहां स्थित है। लेकिन ब्रिस्टिज, एक नजदीकी शहर जिसका नाम ड्रैकुला ने बताया था, एक जानी पहचानी जगह थी। यहां मैंने अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखे, जो कि यात्रा संबंधित मेरे वृतांतों को मीना को बताने में काम आने वाले थे। मैंने पहले पढ़ रखा था कि दुनिया में जितने भी अंधविश्वास हैं, वो सारे के सारे यहाँ कारपेंथियन वासियों द्वारा माने जाते हैं, और ये जगह ऐसी कपोल कल्पनाओं को मानने वालों का केंद्र थी। अगर वास्तव में ऐसा था तो मेरी यहाँ की यात्रा बेहद मजेदार होने वाली थी। यद्यपि मेरा बिस्तर बेहद आरामदायक था, परंतु पूरी रात मुझे विचित्र से सपने आते रहे, जिसकी वजह से मैं चैन से सो नहीं सका। जिसका कारण शायद वो कुत्ता रहा हो जो पूरी रात मेरे कमरे की खिड़की के नीचे भौंकता रहा था, या वो गरिष्ठ चिकन मिर्ची जिसको खाने की वजह से मैं पूरी रात पानी पीता रहा था, लेकिन मेरी प्यास फिर भी नहीं बुझी थी। अलबत्ता सुबह के समय मैं गहरी नींद में सोया था और लगातार दरवाजा खटखटाए जाने पर मेरी आंख खुली थी। नाश्ते में मुझे फिर से चिकन मिर्ची, मक्के का दलिया और अंडे और मांस की भुर्जी दी गई, जो कि वाकई लजीज थी। मैंने जल्दी से नाश्ता किया, क्योंकि मुझे सुबह की ट्रेन भी पकड़नी थी, जिसका समय 8 बजने से कुछ पहले का था। सारा काम जल्दबाजी में निपटाकर मैं ठीक 7:30 बजे ट्रेन के डिब्बे में बैठा ट्रेन के चलने का इंतजार कर रहा था, परंतु ट्रेन ठीक 1 घंटे बाद चली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे आप पूर्व की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे ट्रेन भी लेट होती जाती है, जैसा कि हिंदुस्तान में होता है। पूरा दिन हम एक ऐसे देश में विचरण करते रहे जो कि हर प्रकार की खूबसूरती से युक्त था। कभी हमको ऊंची पहाड़ियों के ढालों पर बसे हुए छोटे शहर और छोटे छोटे महल दिखाई दिए, जो कि ठीक वैसे थे जिनके बारे में हमने अपनी धार्मिक किताबों में पढ़ रखा था। कभी हम चौड़ी चट्टानों से निकलने वाली नदियों और झरनों के पास से गुजरे। झरने पानी से परिपूर्ण थे और नीचे जाकर साफ पानी की नदियों में तब्दील हो रहे थे। हर स्टेशन पर लोगों के जत्थे मौजूद थे, जो कि कभी कभी एक भीड़ की शक्ल अख्तियार कर लेते थे। इन जत्थों में हर तरह के परिधान से युक्त व्यक्ति मौजूद थे।
जिनमें से कुछ किसानों की भांति लग रहे थे, जो कि ऊंची जैकेट, गोल हैट और घर पर सिले हुए पैंट पहने हुए थे। लेकिन इनके अतिरिक्त जो थे वो देखने लायक थे। महिलाएं भी बेहद प्यारी लग रही थीं। जब तुम उनको नजदीक से देखो तब तो और ज्यादा, लेकिन कमर पर वो ज्यादा भद्दी लग रही थी। उन सबकी पोशाक में एक बात आम थी, उनकी पोशाक पूरी आस्तीन की थी और उनमें से अधिकतर चौड़ी पट्टियों वाली एक बेल्ट पहने हुए थी, जो कि न जाने क्यों मुझे बैले डांसर्स की याद दिला रही थी। अलबत्ता वो सब नीचे स्कर्ट जरूर पहने हुए थी। सबसे ज्यादा विचित्र लोग जो हमने देखे वो स्लोवाक थे, जो कि औरों के मुकाबले ज्यादा जंगली थे। वो सब अपने सर पर बड़े बड़े हैट, कमर से नीचे बेहद ढीली और गंदी सफेद बैगी पैंट, सफेद लिनन की शर्ट और पीतल के बेहद भारी बक्कल वाली चौड़ी बेल्ट धारण किए हुए थे। काले लंबे बाल, काली घनी मूछें और पिंडलियों तक आते उनके बूटों में फंसी उनकी पैंट को देखकर एक बार की कोई भी डर जाता। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, वो हानिकारक तो कतई नहीं थे। वे केवल अपने परिधान से ही खतरनाक लग रहे थे, परंतु वास्तव में बेहद सौम्य थे और किसी स्टेज पर खड़े बैंड वालों जैसे लग रहे थे। सांझ ढले हम बिस्त्रिच पहुंचे, जो कि बेहद पुरानी और रोचक जगह थी। बुकोवना का सीमावर्ती राज्य होने के कारण यह स्थान अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था और निश्चित रूप से इसके निशान यहां देखे जा सकते थे। 50 साल पहले यहां एक भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसने यहां भारी तबाही मचाई थी। 17वीं सदी की शुरुआत में इस शहर ने युद्ध की विभीषिका भी झेली थी, जिसके फलस्वरूप युद्ध, सूखा और बीमारियों ने यहां सम्मिलित रूप से 13,000 लोगों की जान ली थी। यहां आने से पहले काकन ड्रैकुला ने मुझे गोल्डन क्राउन होटल में ठहरने का निर्देश दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, यह होटल भी बिल्कुल पुराने ढंग का बना हुआ था। यहां मेरे आगमन की स्पष्ट रूप से प्रतीक्षा हो रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं होटल के द्वार के नजदीक पहुंचा, मेरा सामना एक लाल चेहरे वाली वृद्ध महिला से हुआ, जो कि वही खास पोशाक पहने हुए थी। सफेद अंततः वस्त्र, एक लंबा द्वितरफा एप्रन और बेहद कसा हुआ गाउन वो पहने हुए थी। जैसे ही मैं उसके नजदीक पहुंचा, उसने झुककर मुझे नवाजिश दी और बोली, आ गए तुम? हाँ, मैंने भी जवाब दिया, जोनाथन हार्कर। वो मुस्कुराई और सफेद शर्ट पहने हुए एक वृद्ध आदमी से कुछ बोली, जो कि दरवाजे तक उसके साथ आया था। वो अंदर गया और तुरंत ही एक खत को वापस लेकर वो आ गया। मेरे मित्र, कारपेंथिस में तुम्हारा स्वागत है। मैं बेहद आतुरता से तुम्हारी आमद का इंतजार कर रहा हूं। आज रात आराम करो। कल 3 बजे बुकोविना के लिए तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होगी। बोर्गो दर्रे के नजदीक मेरी गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुमको मेरे पास लेकर आएगी। मैं आशा करता हूं कि लंदन से यहां तक की तुम्हारी यात्रा सुखद रही होगी और मेरी इस खूबसूरत जगह पर तुमको असीम आनंद की अनुभूति हो रही होगी। तुम्हारा मित्र ड्रैकुला। 4 मई। मैंने पाया कि होटल के मालिकान के पास ड्रैकुला द्वारा भेजा गया एक और खत है, जिसमें उसने मुझको गाड़ी में अच्छा स्थान दिलाने का निर्देश दिया है, परंतु मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने एक चुप्पी लगा ली और ऐसा बहाना किया जैसे कि वो मेरी जर्मन भाषा को समझ नहीं पा रहे थे, जो कि कतई मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक वो मेरी भाषा को साफ तौर पर समझ रहे थे। कम से कम जैसा उन पर आ रहा था, वो वैसा जवाब तो दे पा रहे थे। वृद्ध आदमी और उसकी पत्नी, जिन्होंने होटल में मेरा स्वागत किया था, एक दूसरे की तरफ भयभीत अंदाज में देख रहे थे। उन्होंने अस्पष्ट शब्दों में बताया कि होटल और गाड़ी का किराया एक खत में भेजा जा चुका है और इसके अलावा उनको इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो काउंट ड्रैकुला के बारे में कुछ जानते हैं या वो उसके महल के बारे में कुछ मुझे बता सकते हैं, तो वृद्ध और उसकी पत्नी की आंखों में
एक अजीब किस्म का भय दिखाई दिया और उन्होंने बताया कि वो ड्रैकुला या उसके महल के बारे में कुछ नहीं जानते और इस बारे में उन्होंने आगे कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। मेरी वहां से रवानगी का समय नजदीक आ चुका था, इसलिए इस बाबत किसी और से पूछताछ करने लायक समय मेरे पास मौजूद नहीं था। कुल मिलाकर यह सब बहुत रहस्यमय और चिंतित करने वाला था। मेरी वहां से रवानगी से कुछ देर पहले वो वृद्ध महिला मेरे कमरे में आई और बेहद उन्मत्त लहजे में बोली, मत जाओ वहां मेरे बेटे, मत जाओ वहां। कहते समय वो इतनी उत्तेजित थी कि जितनी जर्मन भाषा को वो जानती थी वो भी उसकी क्षेत्रीय भाषा के साथ मिश्रित हो रही थी, जिससे उसके द्वारा कहा गया एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने भी उससे कई प्रश्न किए पर वो जवाब देने के काबिल नहीं लग रही थी। जब मैंने उससे कहा कि मुझे वहां तुरंत ही जाना है और मेरी वहां एक व्यापार के सिलसिले में बात होने वाली है, तो उसने मुझसे पूछा, क्या तुमको पता है कि आज कौन सा दिन है? जवाब में मैंने बताया कि आज 4 मई है। तो उसने अपनी गर्दन इनकार में हिलाई और दोबारा बोली, हाँ मुझे पता है कि आज 4 मई है, लेकिन आज है क्या? मेरे इतना बताने पर कि मैं उसके प्रश्न को समझ नहीं पाया, उसने अब की बार मुझसे पूछने की बजाय मुझे जवाब देना ज्यादा उचित समझा और बोली, आज सेंट जॉर्ज डे है। क्या तुमको पता है कि आज की रात जब घड़ी की सुइयां 12 पर आती हैं तो पूरी दुनिया की काली शक्तियां अपने पूरे शबाब पर होती हैं। क्या तुमको पता है कि तुम कहां और किसके पास जा रहे हो? कहते हुए वो इतना विचलित थी कि उसको मेरा लाख समझाना भी ढाक के 3 पात साबित हुआ और अंततः उसने अपने घुटनों के बल झुककर मुझसे वहां ना जाने की भीख मांगी। कम से कम 1 या 2 दिन तक उसने मुझे इंतजार करने के लिए कहा। भले ही ये सब हास्यास्पद था, परंतु अब मैं भी बेचैनी महसूस करने लगा था। लेकिन व्यापार था जो कि पूरा करना ही था और मैं नहीं चाहता था कि इस व्यापार में कोई विघ्न आए। मैंने उसे ऊपर उठाया और जितना विनम्र होकर कह सकता था उतना विनम्र होकर मैंने कहा, आपका चिंता करना लाजमी है, परंतु मेरा काम भी बेहद जरूरी है, इसलिए मुझे जाना होगा। उसने अपनी आंखें पोंछी और अपने गले से एक क्रॉसनुमा लॉकेट उतारा और मुझे सौंप दिया। मुझे नहीं पता था कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, परंतु एक धार्मिक अंग्रेजी परिवार में पैदा होने के नाते मुझे बचपन से ही ऐसी चीजों का सम्मान करना सिखाया गया था और एक अनजान वृद्ध महिला द्वारा दी गई इस भेंट को लौटाना भी अभद्र प्रतीत होता था। उसने शायद मेरी मनोस्थिति को भांप लिया था, इसलिए उसने वो लॉकेट मेरे गले में पिरो दिया और कहा, तुम्हारी मां के लिए। और इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। अपनी डायरी का ये हिस्सा मैं अपनी गाड़ी का इंतजार करते हुए लिख रहा हूं, क्योंकि गाड़ी अभी आई नहीं है और लॉकेट अभी भी मेरे गले में पड़ा हुआ है। चाहे ये वृद्ध महिला का डरावना व्यवहार हो या इस जगह की भूतहा परंपराएं या मेरे गले में पड़ा हुआ लॉकेट, मुझे नहीं पता कि वास्तव में ये क्या वजह थी, लेकिन मैं अब अंदर से डरा हुआ था, जो कि मेरे लिए बिल्कुल नई बात थी। अगर मेरे से पहले मीना तक ये डायरी पहुंचे तो मीना के लिए ये डायरी मेरी तरफ से बतौर अलविदा समझी जाए। गाड़ी आ चुकी है।